एनपीडब्ल्यू और न्यू एनपीडब्ल्यू के 2 टूक कार्यक्रम में आज हम सरकार के जदयू के एक बड़े नेता हैं हमारे साथ। जदयू गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, आपको मालूम है। तो युवा जदयू के प्रदेश महासचिव हैं पवन कुमार और चेरिया बरियारपुर विधानसभा के प्रभारी जी। तो इनसे हम सरकार से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। तो सवाल जवाब का दौर शुरू करने से पहले पवन जी आपका स्वागत है न्यूज एनपीडब्ल्यू में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के द्वारा या एनडीए के जो आपके घटक दल हैं उनके द्वारा लगातार पिछले 15 साल का जिक्र किया जाता है। पिछले 15 साल यानी लालू यादव के कार्यकाल का जिक्र किया जाता है। तो आप उनसे अपनी तुलना क्यों करते हैं? 15 साल में आपने क्या विकास किया, इसका चर्चा करने के बजाय आप उसकी तुलना क्यों करने लगते हैं? उस 15 साल की जो भी जनता ने आपको मैंडेट इसीलिए तो दिया था। लालू यादव को अगर जनता ने खारिज किया तो आप लोगों को इसीलिए मैंडेट दिया था, नीतीश जी को दिया था कि एक सुशासन की सरकार स्थापित करेंगे। तो आप उसका चर्चा करते हैं, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आप पुराने चर्चे में चले जाते हैं। सर, हम पुराने चर्चे में नहीं चले जाते। हम इस बात को जनता के सामने न्याय करने के लिए दे रहे हैं कि आपने न्याय करते हुए दोनों ही दल को 15-15 साल का कार्यकाल दिया। एक तरफ आरजेडी एलआई का 15 साल का था और एक तरफ एनडीए का लगभग 15 साल का कार्यकाल। हम जनता के सामने यह प्रश्न रखना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि हम दोनों के बीच में जो आपने समय दिया उसमें किसने किस विभाग में किस प्रकार का काम किया। चाहे वो रोड का सवाल हो जाए, एग्रीकल्चर का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, वेलफेयर जनता के अन्य विकास का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, इन तमाम विषयों पर हमारी एनडीए की सरकार और आरजेडी की सरकार ने क्या उपलब्धि की है, इस ये दोनों खाका हम आपको रख रहे हैं। आप इसको ग्राफ के माध्यम से देख करके यही तो सवाल है। आप उससे तुलना क्यों कर रहे हैं? कोई बेहतर कोई आपसे विकसित स्टेट से तुलना कीजिए ना। क्यों आप लालू यादव के टेन्योर से तुलना कीजिएगा? ये तो सही नहीं। उसने कुछ नहीं किया या उन्होंने जो भी किया, आपको मैंडेट अच्छा करने के लिए मिला था ना। आपने क्या किया? मैंने अच्छा ही किया है। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी पार्टी की सरकार आई है, हमारे एनडीए की सरकार आई है, आप विकास के मामले में आपने हमसे पूछा है कि अन्य राज्यों के बनिस्पत आपका क्या स्थिति है। 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हमारे देश का सबसे उन्नत राज्यों में से एक है और आज जो हमारा राज्य का विकास दर है वो अपेक्षाकृत नेशनल विकास दर से कहीं ज्यादा है और हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात के विकास पर। ये हमारी उपलब्धि है। मैं कंपेरिजन इससे कर सकता हूँ। ये किस डर का क्या आधार पर आप बोल रहे हैं? हम तो कुछ देख रहे हैं, नहीं आप भी देख रहे होंगे, हजारों लोग लॉकडाउन के बाद भी लगातार पलायन कर रहे हैं। कंपनियां वहां से बस भेजती है या बिहार से मजदूर उसमें भर के जा रहे हैं। तो आप किस विकास की बात करते हैं? किस लेवल का विकास आपने किया इन 15 वर्षों में? ये ग्लोबल मार्केट में जब से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद पूरे विश्व का व्यापार को खुला मार्केट कर दिया गया, उसके बाद से आप यह देख सकते हैं कि किस देश का, किस राज्य का व्यक्ति जो सक्षम व्यक्ति है, हुनरमंद है, वो कौन सा देश में ले जाकर के डेवलपमेंट का काम कर रहा है। आप अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए या यूरोप के कई देश चले जाइए। आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा कह के आप ठगने का काम कर रहे हैं, आप बच रहे हैं? आपके पास रोजगार नहीं है इसलिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है। आप कह रहे हैं कि वो अपने हुनर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आपके पास रोजगार की कमी है। दूसरी बात कि आपने 15 वर्षों में कितने उद्योग स्थापित किए, कितना पूंजी भी निवेश करवा पाए, कोई इंडस्ट्री आप लगा पाए तो उसके बारे में बताइए। नहीं तो मेरे पास तो दर्जनों उदाहरण है। मैं बताऊंगा कि आपने लगाया कम, बंद ज़्यादा कराया 15 वर्षों में। आप केवल एक उद्योग जो चार दीवारी के बीच में 200-300 लेबर या मजदूरों को लेकर के काम कर रहा है, आप इसकी बात करते हैं कि केवल ये डेवलपमेंट की बात है। हमारा घर मोकामा है और हमारे मोकामा में लाखों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट
भारत सरकार और बिहार सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मोकामा स्वयं आकर के उसका आधारशिला रखा है। आप पटना चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, गया चले जाइए, मुंगेर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए। केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र की बात हम केंद्र सरकार कर रही है जो वो उसका अपना है, NHAI के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, बहुत सारे रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, वो सब ठीक है। राज्य सरकार का क्या उपलब्धि है इस मामले में? उद्योग लगाने के मामले में हो, पूंजी निवेश के मामले में हो, रोजगार मुहैया कराने के मामले में हो, तो राज्य सरकार की क्या उपलब्धि? श्रीमान, आपने विनिवेश की बात की है कि इस राज्य में नीतीश बाबू के शासन में कितना हमारे यहाँ विनिवेश हुआ है। मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। यदि 2-3 बड़ी फैक्ट्रियां हमने नहीं लगाई आपके आशा के अनुकूल, लेकिन हमने रोड के मामले में, पुल के मामले में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वो भारत सरकार का परियोजना हो, कितना ऐसा ब्रिज है अभी आपके पास जिस पर से आप 12 चक्का, 14 चक्का, 10 चक्का ट्रकों का परिचालन करवा सकते हैं। और अगर नहीं करवा, मेरे पास डाटा नहीं, आपके पास 2 सेतु है, जो एक आरा या बक्सर से गुजर रहा है, एक गांधी सेतु शुरू हुआ, उसे फिर से बंद कर दिया गया, राजेंद्र सेतु आपका बंद है, विक्रमशिला सेतु कब दम तोड़ देगा कहाँ नहीं जा सकता, उस पर भी ओवरलोडेड परिचालन नहीं हो सकता। फिर ओवरलोडेड परिचालन अगर हो रहा है तो उसमें सरकार दोषी है, उसमें ट्रक ऑनर का कोई गलती नहीं है। उसको तो कई तरह से, ट्रांसपोर्ट उद्योग को तो बिहार में बिल्कुल कुचल दिया गया सरकार के द्वारा। ट्रांसपोर्टर इतने परेशान हैं कि एक गाड़ी मालिक से, अगर आप भी, आपके आसपास भी तो बहुत गाड़ी मालिक होंगे, उनसे भी आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये समझ में आएगा आपको कि किस तरह से ट्रांसपोर्टर आज परेशान है। बालू को आपने अफीम बना के छोड़ दिया, बालू का व्यापार अफीम का व्यापार जैसा हो गया। हजारों लोग बेरोजगार एक राजेंद्र सेतु पे बंद रहने से। आपने तो सारे सेतु ही बंद कर दिए। मुंगेर में अप्रोच पथ आपको 3 साल से ट्रेन का परिचालन है, लेकिन अप्रोच पथ आज तक आपसे नहीं हो सका। दीघा का वही हाल है, दीघा सेतु आपका चालू हुआ, 3 दिन के बाद बंद कर दिया गया। भाई, इस पर हम 12 चक्का का परिचालन नहीं कर पाएंगे, तो आप सेतु बना किस लिए रहे हैं? ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपने चर्चा किया है तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। इस तरह का सेतु क्यों निर्माण करें जिस पर वाहन चल ही नहीं सकते? और अगर आपके पास ऐसा कोई सेतु है ही नहीं जिस पर से 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का या उससे अधिक पहियों वाली वाहनों का परिचालन हो सके, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन लेने का नैतिक अधिकार राज्य सरकार के पास है। आपका कहना है 2 बात कि कितने पुल पुलिया है, यह निर्माण का काल है। निर्माण के काल में थोड़ा समय लगता है। एक पुल पुलिया को बनने में 6 से 7 साल लगभग बड़े बड़े पुलिया का लग जाता है। हमारे 15 पास साल में, तो 15 साल की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट है आपका 15 साल का रिपोर्ट है ना। ये 15 साल में कितना पुल पुलिया बना है जिस पर बड़े बड़े वाहन चल सके? इसके पीछे 2 रीजन था। इसके पहले कांग्रेस की 10 साल सरकार थी। हमारे किसी भी योजना को लेने के लिए, गंगा में अगर हम 1 लोटा पानी भी बिहार सरकार लेना चाहता है, कोई पुल पुलिया बनाना चाहता है, किसी बड़ी जो नेशनल नदी है उसका परमिशन नहीं मिलता था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के प्रधानमंत्री जी को और पथ परिवहन मंत्री को कि हमारी सारी योजनाओं को समय पर उनका परमिशन मिल रहा है और अब काफी तेजी से बिहार के तमाम नदियों पर हम आज पुल पुलिया का निर्माण कर रहे हैं और तेजी से विकास हो रहा है। ये विकास का क्रम है, इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। आपने कहा है कि मोटर व्हीकल को बहुत परेशानी है और पीछे जा रहा है। आज जितना मोटर वाहन का क्रय विक्रय बिहार में हो रहा है, निकटवर्ती किसी राज्यों में से उसका कई गुना ज्यादा है। ये समय समय पर अखबार में उसका परसेंटेज और उसकी संख्या के माध्यम से आता है। तो इसका क्रेडिट आप सरकार को देना चाह रहे हैं? बिल्कुल सरकार को देना चाहते। सरकार का ये व्यवस्था है, तो उसके चलते वो उतर रहा है। अब आपने बालू की बात की, मुझसे बालू का प्रश्न ले लिया ले लेते हैं। पहले सुन लीजिए, ये सरकार का सिस्टम जो है आपका, वो इतना करप्ट है, रोजगार डेवलप होने नहीं दे रहा है। लोगों को के समझ में ट्रांसपोर्ट ही आता है, मजबूरी है उनकी कि वो ट्रक खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, और भी वाहन है जो कमर्शियल, वो खरीद कर अपना जीवन गुजारा करते हैं। इसमें सरकार को क्रेडिट देने वाली कोई बात नहीं है। ये तो मजबूरी है लोगों की, ना उद्योग डेवलप हो सका, ना रोजगार डेवलप हो सका। ये तो स्वावलंबन का एक जरिया है। लोग खुद से कर्ज लेकर, जमीन बेचकर गाड़ी खरीदते हैं, उससे जीविकोपार्जन करते हैं, ये आप समझते हैं। उसके बावजूद ट्रांसपोर्टरों के साथ दोहरी नीति सरकार
लेके चल रही है। आप राजेंद्र सेतु की ही बात कीजिए, सरकार को जब जब जरूरत पड़ी तब तब हाइट गेज हटा 150-200 टन की गाड़ियों का परिचालन कराया, फिर हाइट गेज बंद हो गया। आम टन की गाड़ियों का परिचालन कराया, फिर हाइट गेज बंद हो गया। आम लोगों के लिए लगातार बंद। आप मोकामा विधानसभा की बात करते हैं, लगातार अपराधियों का बोलबाला पिछले 30 वर्षों से देख रहे हैं। किसने किया, किसने लाया? चाहे वो दिलीप सिंह हो, चाहे वो अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, किसने लाया राजनीति? आप सुचिता और नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं? किसने लाया? आप जवाब दीजिए मुझे। आपका दर्जनों प्रश्न एक साथ आता है, मुझे याद है आपका हर प्रश्न। मुझे भी एक मिनट का समय दीजिए, मैं सबका जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहले आपने बताया परिवहन का, तो मैंने आप बालू के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी नज़र में, आपके नज़र में आप किसी की बात को उठा रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपका व्यक्तिगत नजरिया ऐसा क्यों हो सकता है? बालू पहले इस स्थिति में था कि लोग नदी में जिस किसी भी स्तर से गाड़ी लेके जाते थे, जहां कहीं से बालू उठा करके उसको मार्केट में या कोई खेत खलिहान जो गड्ढे उड्ढे हैं भरने के काम में लेते थे। जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भारत सरकार का एक पर्यावरण ग्रीन ट्रिब्यूनल जो उसकी देख रेख करता है, जब उसकी एजेंसी ने बिहार में आकर के आदरणीय लालू जी के सरकार के बाद 5-6 साल बाद उसने जांच की, तो उसने बहुत बड़ा फॉल्ट पाया और बिहार सरकार से इन चीजों पर रोक लगाने और नियंत्रण करने के लिए स्पष्ट आदेश निर्गत किया और बोला कि यदि आप इन रूल को पालन नहीं करते हो तो हम आपको बालू उठाव का परमिशन नहीं देंगे। उसके चलते प्रॉब्लम आया और बिहार सरकार ने बालू जो खनन का चीज है उसको एक शेड्यूल में लाया, एक कानून के दायरे में लाया। और जब कोई कानून किसी फ्री चीज को कसने के लिए बनता है तो थोड़ा उसमें सेट करने में पब्लिक को, व्यापारी को कसमकस होता है। लेकिन आज पर्यावरण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। हम लाख विकास कर लें, यदि पर्यावरण को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा अपने आप को और डेवलप करने में या मानव जीवन को खुशहाल रखने में। राजेंद्र सेतु पर बात करते हैं। अब राजेंद्र सेतु का जहां तक सवाल है तो राजेंद्र सेतु का उम्र बुढ़ा हो चला, 60 साल जिसकी सरकार रही। वो बुढ़ा आपके सरकारी काम के लिए नहीं है। मैं जब सरकारी कार्य के लिए उसका हाइट गेज खोल देते हैं, उस पर से क्रेन टपा लेते, इधर से उधर कर लेते हैं, परिचालन करवा लेते हैं, तो उस समय वो बुढ़ा नहीं रहा। महोदय, आपका इसके अंदर 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मैं एक कर रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ कि ये बुढ़ा हो चला। आजादी के बाद 60-70 साल जिसने शासन किया इस देश पर, उसको इस बात की कभी सुध नहीं हुई। उनका शासन राज्य में भी था और केंद्र में कि गंगा में जो हमने राजेंद्र पुल बनाया है वो राजेंद्र पुल का जो लिमिट आयु था, जो इंजीनियरों ने तय कर रखा था, वो अब क्रॉस करने का है। समय रहते हम एक नया पुल दे दें, वो ये काम नहीं कर सके। धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ऐसा आकर के मोकामा में उसका आधारशिला रखा और 2.5 से 2 साल के अंदर ये बन जाएगा और यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। अब रह गया कि कभी कभी मैं आपको रविशंकर भाई धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका एकमात्र चैनल है इस क्षेत्र में जो इन ज्वलंत समस्याओं पर, जहां सरकार के मुलाजिमों के द्वारा गलत कार्य होता है, आप शिद्दत से उठाते हैं बिना अपना व्यक्तिगत किसी प्रकार का हानि लाभ का प्रवाह किए। मैं इसके लिए आपकी पूरी प्रशंसा करता हूं आपके चैनल को कि हूबहू आपके बात को वो छापता है। और मैं भी आपके समर्थन करता हूं कि यदि किसी ने किसी गलत काम के लिए और अपने निजी हित के लिए या कोई प्रशासन ने पैसे के लोभ पर ऐसा काम किया है तो आपके चैनल में चले हुए बात को लेकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। मैं भी इससे सहमत। हमने तो चलाया था खबर, हमने दिखाया था कि हाइट गेज हटाकर 150 टन का क्रेन गुजारा जा रहा है। किस पर कार्रवाई हुई? न थानेदार पर, न जिलाधिकारी पर, किस पर कार्रवाई हुई? मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपके आवाज में आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात पर नजर रखनी चाहिए और आपके चैनल में जो बात आई है उसकी जांच करवानी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इतना बड़ा मालवाहक उस पुल पर चढ़ जाए, इसके लायक वो हमारा पुल नहीं है। भारत सरकार के NHAI और रेल के इंजीनियरों ने इस बात को लिखित रूप से दे दिया है और अगर कोई गलती करते हैं तो उन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। अभी जो स्थिति है हमारा चाइना के साथ, किसी भी वक्त इस पुल की हमें सख्त आवश्यकता पड़ेगी और किसी अधिकारी की वजह से अगर हमारा पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो हमारे देश पर एक बहुत बड़ा संकट आएगा।
इसलिए ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस काम को हमेशा उठाते रहें और उठाते रहें। अब दूसरा प्रश्न ये आया। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मोकामा विधानसभा की बात कर लेते हैं। चुनाव नजदीक है, सुगबुगाहट भी तेज है सभी दलों में। लोजपा अलग राग अलाप रही है, 129 सीट पर तैयारी है उनकी। अब आपको क्या लगता है ये लोजपा का प्रेशर पॉलिटिक्स? मैं एक पंचायत का बूथ का सचिव हूँ। हमारी पार्टी ने बूथ लेवल पर कमेटी बनाई है और इस नाते मैं आपसे ये सवाल कर, और ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये मुद्दा आदरणीय अमित शाह जी, श्री नीतीश बाबू और रामविलास बाबू या चिराग बाबू के पास का मैटर है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और चुनाव के समय विधानसभा की बात करते हैं, मोकामा विधानसभा में आपराधिक छवि के लोगों को लगातार टिकट मिलता रहा, वो चुनाव जीतते रहे लगातार, कम से कम 4 चुनाव। 20 साल के कार्यकाल को देखें, उससे पूर्व दिलीप सिंह के कार्यकाल से भी रहे, तो उस समय से ही अपराधियों को टिकट दिया जाता रहा। तो कोई ना कोई दल ही देता है। आप एक तरफ सुशासन की बात करते हैं, दूसरे तरफ अपराधी को भी प्रश्रय देते हैं। ये एक साथ कैसे होगा? सुशासन और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण, ये कैसे चलेगा एक साथ? यह सुशासन की देन है कि लगातार सुशासन का डंडा चलने के बाद और माहौल ऐसा मोकामा में आज के तारीख में और इस चुनाव में बन गया है। पहले की स्थिति जब आदरणीय लालू यादव जी का समय था और उसका प्रभाव कुछ दिन इस विधानसभा में हमारे शासन काल पर भी चला है कि यहाँ अपराधियों को टिकट देना या उनको निर्वाचित कर लेना कुछ समसामयिक घटना और परिस्थिति और माहौल के बनस्पत ऐसे कामों में हमारी भी संलिप्तता रही है। जनता क्या करेगी? आपको विकल्प, आपने विकल्प ही नहीं छोड़ा है जनता के पास। वही मैं कर रहा हूँ ना, पक्ष से भी खड़ा होता है आपराधिक चरित्र का आदमी, विपक्ष से भी खड़ा होता है आपराधिक चरित्र का। श्रीमान मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब एटमोस्फेयर किसी एक चीज के फेवर में बन जाता है तो थोड़ा परिस्थिति को अनुकूल लाने में समय लगता है। हम आज धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय एमपी मुंगेर ललन बाबू को, सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्री नीरज बाबू को, कि मोकामा के परिप्रेक्ष्य में हमारे दल का नजरिया बदला है। और इस बार जब आप चर्चा किए तो मैं इस बात को पूरा याद दिलाना चाहता हूँ सिर्फ आपको। लोकसभा चुनाव थी और लदोमा में अनंत सिंह के गांव में एक सभा हुई थी जहां उन्होंने कसम खाई थी, मां ब्राह्मणी थी, कि मैं बाढ़ मोकामा को अपराध मुक्त कर दूंगा। तो क्या उस ओर सरकार काम कर रही है या ललन बाबू जो आपके सांसद हैं वो काम कर रहे हैं उसके प्रति, अपने कसम के प्रति, या उनको याद है ऐसा? 2005 में हमारी सरकार बनी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कुछ महीनों का समय लेते हुए कहा था कि मैं यहाँ कानून का राज स्थापित कर दूंगा और वो फलीभूत हुआ। पूरे बिहार में कानून का राज कायम हुआ। किंचित रूप से अनंत सिंह थे और 150 गाड़ी का सीएम के टारगेट से बड़ा काफिला अनंत सिंह का हुआ। महोदय, कल भी बाढ़ में कुछ लोगों का 250 का काफिला चल रहा है। ये प्रशासन को देखने का चीज है महोदय। ये चीजें मैं कर रहा हूँ। मैंने अभी 2-3 नेताओं का अपना नाम लिया कि आपने ही कहा कि ललन बाबू ने कुछ ऐसा कहा और वो चीजें दिख रही है। आज की तारीख में पिछले 5 साल से हमारी पार्टी, हमारा सरकार और हम लोग इस तेजी से इस माहौल के तरफ काम कर रहे हैं कि यहाँ से किसी भी बाहुबली को, किसी भी हिस्ट्री सीटर को, किसी भी अपराधी को, किसी भी नरमुंड के व्यापारी को जिसने अपने गांव घर के छोटे छोटे बच्चों का अपहरण किया है, मर्डर किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस 5 साल में आप अगर बाढ़ से लेके हर थाने तक का उठा के देखिए, वो किसी भी दल का क्यों नहीं रहा हो, समर्थक अगर आपके रूप से उस पर आरोप लग रहा है कि फलाने के साथ कभी दिखा गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है, वो जेल गया है। और माहौल इन लोगों के प्रयास से, ललन बाबू के सब प्रयास से यह बन गया है कि आज मोकामा में 30 साल के बाद पहली बार हमारे लोजपा के साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी और जदयू के ग्रास रूट का कार्यकर्ता
पंचायत लेवल का वर्कर चुनाव में भागीदारी उम्मीदवार के रूप में करने की बात सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर बहुत तेजी से उभर के आ रहा है। इसके पहले आपको धन्यवाद, आपने ठीक ही कहा कि दोनों ही पक्ष और विपक्ष से अपराधी लोग आते थे, विकल्प का अभाव होता था और लोगों को उसी में किसी को चुनना होता था। ये माहौल बदला है और इस बार ऐसा माहौल है, कुछ ऐसा कहा और वो चीजें दिख रही है। आज की तारीख में पिछले 5 साल से हमारी पार्टी, हमारा सरकार और हम लोग इस तेजी से इस माहौल के तरफ काम कर रहे हैं कि यहाँ से किसी भी बाहुबली को, किसी भी हिस्ट्री सीटर को, किसी भी अपराधी को, किसी भी नरमुंड के व्यापारी को जिसने अपने गांव घर के छोटे छोटे बच्चों का अपहरण किया है, मर्डर किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस 5 साल में आप अगर बाढ़ से लेके हर थाने तक का उठा के देखिए, वो किसी भी दल का क्यों नहीं रहा हो, समर्थक अगर आपके रूप से उस पर आरोप लग रहा है कि फलाने के साथ कभी दिखा गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है, वो जेल गया है। और माहौल इन लोगों के प्रयास से, ललन बाबू के सब प्रयास से यह बन गया है कि आज मोकामा में 30 साल के बाद पहली बार हमारे लोजपा के साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी और जदयू के ग्रास रूट का कार्यकर्ता, पंचायत लेवल का वर्कर चुनाव में भागीदारी उम्मीदवार के रूप में करने की बात सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर बहुत तेजी से उभर के आ रहा है। इसके पहले आपको धन्यवाद, आपने ठीक ही कहा कि दोनों ही पक्ष और विपक्ष से अपराधी लोग आते थे, विकल्प का अभाव होता था और लोगों को उसी में किसी को चुनना होता था। ये माहौल बदला है और इस बार ऐसा माहौल है। एक सेकंड सर, पब्लिक के लिए बदला है, लेकिन क्या ऊपर से जब टिकट बांटे जाएंगे, डिसीजन लिया जाएगा, तो आपको लगता है कि इस बार आपके जैसे सामान्य कार्यकर्ता को और भी जो सामान्य कार्यकर्ता हैं ग्रास रूट के, उन्हें उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा? हर पार्टी किसी को टिकट देने के पहले कई चीजों पर ध्यान देता है, उसकी भौगोलिक स्थिति और एक समीकरण और सामाजिक माहौल, क्षेत्रता का भी सवाल आता है। हम लोग इस प्रकार की बात आपसे करने जा रहे हैं कि 5 साल में मोकामा के लिए एक बन गया है माहौल कि अब यहाँ कोई बाहुबली नहीं। अगर कोई बाहुबली होता तो ये सिविल जो पैदल छाप चलने वाले लड़के हैं वो उनको उंगली उठा करके उनके गलत कारनामों पर प्रकाश डाल करके और स्वयं को जनप्रतिनिधि के रूप में इलेक्टेड करने या पार्टी को टिकट देने के लिए बात नहीं करता। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। और हमारी पार्टी, एक मिनट, हमारी पार्टी तो 100% श्योर है कि किसी वैसे रंग रूट को जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का FIR गलत तरह का, चाहे वो मर्डर का हो या बलात्कार का हो या अपहरण किडनैपिंग का हो, ऐसे लोगों को किसी भी रूप में प्रश्रय नहीं देगा। इसके लिए आपको श्री नीरज बाबू मंत्री और माननीय MP श्री ललन बाबू को धन्यवाद देना पड़ेगा। और जनता जाग चुकी है, ये आप चलते फिरते हमसे ज्यादा देख रहे हैं कि जन जन में ये आवाज आ रही है कि किसी साधारण व्यक्ति को टिकट दिया जाए और उसको उम्मीदवार बनाया जाए और जनता उसको चुन करके भेजना चाहता है। लगातार देख चुका है। आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगा, आप मोकामा से आते हैं, संयोगवश मोकामा विधानसभा से, तो मोकामा के लोग भी चुनाव में भाग लेते हैं, इस बार भी लेंगे, मतदान तो करेंगे ही। आपकी पार्टी किस आधार पर वोट मांगने जाएगी? आपने मोकामा को क्या दिया? मोकामा को आज की बात नहीं, ये 5 साल के लिए में और पिछले 10 साल, कुल 15 साल की बात किया जाए तो मोकामा को क्या मिला? मोकामा को सारा उद्योग मोकामा का बंद है, आप देख रहे हैं। टाल में जल जमाव की समस्या हो जा रही है 1-2 वर्षों से, समय से निकलता नहीं है, इसलिए उपज भी नहीं होता है सही तरीके से। पिछले साल 70% टाल की बुआई नहीं हो समय, इसलिए उत्पादन सही से नहीं हुआ। उद्योग सब नष्ट हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट आधारित जिंदगी अब बची है, तो राजेंद्र सेतु बंद होने से ट्रांसपोर्ट भी लचर व्यवस्था है, उसका भी लोग परेशान हैं। तो मोकामा में आप क्या कह के वोट मांगेंगे? क्या कहेंगे लोगों को? क्या आपके पास उपलब्धि है दिखाने के लिए? मोकामा पूरे बिहार का सब सदियों से उन्नत जगह रहा है और मोकामा का इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर लैंड इतना डेवलप है, चाहे वो टाल का सवाल हो जो दाल का मैनचेस्टर कहलाता है,
और दूसरा दियारा का सवाल है, जहां हमें गेहूं और अन्य फसल मिलता है, सब्जी मिलता है, और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का कल भी हमारा मोकामा जोनल स्थल था, और आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह जोनल स्थल है। यहाँ इस क्षेत्र के एक एक बच्चे ट्रक व्यापार से या मोटर व्हीकल से लाखों लाख लड़के जुटे हुए हैं, और यहाँ इतना भारत सरकार और बिहार सरकार का छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जिसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ का लोग बेरोजगार बिल्कुल नगन है, नौजवान आप छोटे से बड़े को देख लीजिए, वो काम में लगे। केंद्र सरकार जो प्रोजेक्ट चला रही है उसको लेकर जाएंगे लोगों के बीच कि हम पुल बना रहे हैं, हम गंगा को यहाँ से ले जा रहे हैं, ये सब हम आपको दे रहे हैं मौका। इसके आधार पर आपको बिल्कुल मैं मुक्त कर्ण से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तारीफ करना चाहेंगे कि जो 70 साल का कोर्ट था, राजेंद्र पुल बूढ़ा हो चला था, उस बूढ़े पर 10 चक्का और 12 चक्का से उसको रोंग रहा था। उसकी कड़ा प्रधानमंत्री, एक मिनट सर, उसकी कड़ा प्रधानमंत्री जी ने सुना, आदरणीय गडकरी जी ने सुना, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका मैसेज दिया है बिहार नीतीश कुमार ने, और प्रधानमंत्री स्थल पर आकर के उसका आधारशिला अपने हाथों से रखा है, और गडकरी साहब का उस पर पूरी पैनी नजर है। बहुत जल्द समय पर पूरा होगा। हम एनडीए के घटक दल हैं, अगर हम उनकी उपलब्धि का हम श्रेय नहीं लें, हम दोनों का बिहार में लगभग 15 साल के शासन में 1-1.5 साल को छोड़ दीजिए तो लगातार हम दोनों का एक शासन है, एक विचारधारा है, एक प्रकार का डेवलपमेंट के काम में सहयोग है। फिर हम उनका नाम अगर लेते हैं तो श्रीमान किस बात की को तो ही है। हम तो कांग्रेस को पूछ रहे हैं ना, जिसने 70 साल में कुछ नहीं किया इस क्षेत्र में। मुकामा करने के लिए 15 साल भी बहुत ज्यादा हमने किया है, हम इसीलिए तो आपको कर श्रीमान यही तो हम कर रहे हैं कि 15 साल बना 15 साल मोकामा में आपने कुछ नहीं किया है तो, जिसे याद किया सर। एक सेकेंड, और हमने इसीलिए पहले उनका ग्राफ रख देना चाहते हैं, कितनी सामूहिक हत्या से नारी कांड, बाथे नरसंहार, भागलपुर का। एक मिनट सर, एक मिनट सर, हमने नहीं किया अगर तो बाथे नरसंहार, हमने नहीं किया तो भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा, हमने नहीं किया तो बाथे में हरिजनों की हत्या, हमने किया तो हर नदी नाले पर पुल, हमने बिहार में हजार किलोमीटर में पुल पुलिया और रेल बनाए, सड़क बनाया है। आज पूरे बिहार में लोग 5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं, ये हमारी देन है। ये आप क्या बोल रहे हैं? NH-31 की आज क्या हालत है मोकामा से? अभी बरसात का समय है, घर में कितना कपड़ा छा दीजिए, अगर मूसलाधार बारिश होता है तो थोड़ा छू जाता है। नेशनल हाईवे को मेरा घर खपड़े का है, अभी मौसम गीला है, चल के देख लीजिए, कल इसको काम को खत्म करवाए। क्या देने जा रहे हैं? अभी तक तो 15 साल में सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। बिहार सरकार और भारत सरकार का मोकामा में हजारों लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें यह अभी इंडस्ट्रियल जगह के रूप में डेवलप हो रहा है। और खास करके मेरा घर हरदम मराची है, आप आकर के देख लीजिए। अगर आप बहुत दूर के निवासी हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या बात है कि इतना बड़ा काम केवल और केवल मोकामा क्षेत्र को ही दिया जा रहा है। इसके लिए दूसरे बगल के सीमावर्ती जो हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता है, उनमें इस बात को लेकर के ईर्ष्या होती है, और वे बोलते हैं कि सब योजना को मोकामे जा रहा है। मोकामा में अभी अभी ये ट्रामा सेंटर बन रहा है जिसमें 100 कर्मचारी काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कब तक पूरा हो जाएगा? बस मुझे माह 2 माह में लगता है भवन पूरा हो जाएगा, और इसके बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कैबिनेट से पास हो चुका है, वहाँ के यहाँ लग जाएगा। बात आपको अच्छी तरह से याद होगी, मुझे भी याद है। मराठी में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से किया था। उस स्वास्थ्य सेंटर का, उस स्वास्थ्य केंद्र का आज क्या हाल है? वहाँ जीवन रक्षक दवाई तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ एंटीडोट तक उपलब्ध नहीं है। मैं तो कई बार वहाँ जाकर देखा हूँ, मैं अस्पतालों में जाते रहता हूँ निरीक्षण। कोरोना काल में तो कई बार घूमा हूँ अस्पतालों में देखने के लिए कि वहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है। तो वहाँ तो जीवन रक्षक दवा तक उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस है तो ड्राइवर नहीं, ड्राइवर है तो डीजल नहीं। सड़क हादसा हुआ, पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई स्थानीय, तो बस कुछ नहीं, उसको पट्टी कर दो और यहाँ से रेफर कर दो कि रास्ते में PMCH जाने से पहले वो दम तोड़ दो।
कोरोना का सेंटर मोकामा रेफरल बनाया गया है जो पूरे विधानसभा को कवर कर रहा है। एक मिनट सर, आपका प्रश्न बहुत आ गया है सर। और जहां तक सवाल है पीएससी मनाची का, तो आप अभी हमारे साथ चल के दौरा कर सकते हैं एकदम लाइव रिपोर्ट देकर के। अगर किसी भी दवा की कमी, और एम्बुलेंस तो आज वह आया हुआ है जो पूरे बिहार में बहुत चंद ऐसा सुसज्जित जिसमें ऑक्सीजन और दूसरे चीज, और हम उस एम्बुलेंस में बैठ के ऑपरेशन कर सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इधर 2-4 दिन पहले आए थे, उस वही एम्बुलेंस उनके काम में लगाया गया था। इतना डेवलप एम्बुलेंस है और यहाँ सुलझे हुए डॉक्टर हैं, काफी सुंदर व्यवस्था है। किसी ने महोदय को बता दिया है, और या किसी दिन आप ऐसे समय में गए होंगे जिस दिन कोई 1-2 दवा किसी कारणवश नहीं हो, ये हो सकता है। हमारा पीएससी इतना मजबूत है, और इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री ने चूंकि स्वयं आधारशिला रखा है, उद्घाटन किया है, इसलिए वहां के डॉक्टर काफी व्यवस्थित काम करते हैं। आप कभी भी आकर के उसका औचक निरीक्षण कीजिए और लाइव कर दीजिए, मैं आपसे कहता हूँ। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि आपका दावेदारी है मोकामा से इस बार विधानसभा से? बिल्कुल, क्यों नहीं। 25 साल से मैं जनता दल यू में, जनता दल जॉर्ज में स्टूडेंट लाइफ समाप्त करने के बाद ज्वाइन किया था। आदरणीय नेता नीतीश बाबू का संसदीय क्षेत्र था, और तब से लेकर आज तक मैं लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और मेरा ध्येय है कि मैं मोकामा विधानसभा का उम्मीदवार बनूं। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने आप को पिछले 25 साल से संभाल कर रखा है। 15 साल हमारी पार्टी बिहार में, और लगभग 6-7 साल हम लोग आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में केंद्र में भी मंत्री हमारे सांसद रहे हैं श्री नीतीश बाबू। मैं दावे के साथ करता हूं कि मोकामा विधानसभा का कोई भी थाना या कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। और डेवलपमेंट का खाका तो मैंने अपने क्षेत्राधिकार में, जिस क्षेत्र में मेरा एक साधारण कार्यकर्ता का हैसियत है, मैंने वो विकास का काम किया है कि अच्छे जनप्रतिनिधि पूरे अपने कंस्टिट्यूएंसी में उतना विकास का काम नहीं कर सके होंगे, उतना हमने आदरणीय नीतीश बाबू के आशीर्वाद से अपने क्षेत्राधिकार में काम किया है। और मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ पवन जी, जो जदयू के युवा जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, चरिया बरियारपुर विधानसभा के भी प्रभारी हैं। इनसे हमने 2 टूक बात की अपने 2 टूक कार्यक्रम के तहत। तो 2 टूक बात में हम इसी तरह आपको आगे भी अन्य बड़े बड़े चेहरों से मुलाकात करवाएंगे और बेबाकी से बात करेंगे, उनसे बेबाकी से प्रश्न पूछा जाएगा, ताकि आप लोगों को संतुष्टि हो, क्योंकि हमारे लिए आप ही सर्वप्रथम हैं, आपकी संतुष्टि ही मायने रखती है। धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं